So basically, all of us keep on earning and we always think कि यार किस तरह से हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि हम टाइमली बेसिस पे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाएं। So यहाँ पे काफी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी अपनी अर्निंग शुरू की होगी, अपने करियर के अर्ली फेजेस में होंगे। हर बंदे का सपना होता है कि यार आने वाले टाइम में मेरे पास इतनी पर्सनल वेल्थ क्रिएट हो जाए कि कल अगर मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम अगर मिल गई तो मैं फ्यूचर में जो भी करना चाहूँ ना करना चाहूँ वो मेरी मर्जी से हो। सिर्फ सैलरी कमाने के लिए, घर का खर्चा चलाने के लिए, लाइवलीहुड चलाने के लिए मैं कमाई ना कर रहा हूँ। सो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने वेल्थ को क्रिएट कैसे करना है। सो वेल्थ को क्रिएट जब करने की बात आती है तो बेसिकली 3 मेजर फैक्टर्स हमेशा बंदे के जहन में होने चाहिए। ज्यादातर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि यार अभी तो मेरी सैलरी क्या है, कल ज्यादा इनकम आनी शुरू होगी तो मैं ज्यादा सेव कर लूंगा, ज्यादा सेव करूंगा तभी पैसे जुड़ेंगे, कम अमाउंट सेव करके तो पैसे जुड़ने ही नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। बेसिकली 3 मेजर फैक्टर हैं जो आपकी वेल्थ क्रिएशन में आपकी हेल्प करते हैं। द नंबर 1 इज कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, नंबर 2 कि आप किस इंटरेस्ट रेट के ऊपर पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप कितने टाइम के लिए पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो कंपाउंडिंग आती है वो कंपाउंडिंग आती है टाइम के साथ, बट नॉर्मली जो ह्यूमन माइंड है उसको कंपाउंडिंग करनी नहीं आती। जो ह्यूमन माइंड है वो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशंस कर सकता है, जो एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस है वो ह्यूमन माइंड कर ही नहीं सकता। सो दैट इज द मेजर रीजन कि नॉर्मली जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करते हैं कि यार मेरे दादाजी ने, मेरे परदादा जी ने लाख रुपए की किसी टाइम पे प्रॉपर्टी ली थी, आज वो लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो 50 लाख की होगी। तो हम सिर्फ एब्सोल्यूट टर्म की बात कर रहे हैं कि यार 1 लाख लगाया था 50 लाख हो गया, बट कोई भी इंसान ये बात नहीं करता कि वो 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली कब थी और बेची कब गई है। अगर उसके अंदर वो प्रॉपर्टी 20 साल में 50 गुना हुई है, 30 साल में हुई है कि 50 साल में हुई है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। रीजन बीइंग सेम कि हमें पता ही नहीं है कि कंपाउंडिंग फैक्टर होता कैसे है। अब मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। हम बैंक में एफडी कराते हैं, आज की डेट में एवरेज 6 से 7% के ऊपर बैंक में एफडी होती है। तो हम मोटा मोटा इसको सिंपल करने के लिए हम सोच लेते हैं कि यार 7% पे हमारा जो एफडी है वो बैंक में हो रहा है। अब 7% एफडी का मतलब क्या है कि भाई अगर किसी ने आज की डेट में 100 रुपया एफडी के अंदर लगाया तो वो अगले साल तक वो 107 रुपया हो जाएगा। जब अगले साल आप 7% लगाओगे सेकंड ईयर में तो वो आप 100 रुपीज पे नहीं लगाओगे, अब आप 107 रुपीज पे लगाओगे। तो जो आपका इंटरेस्ट है वो कंपाउंड हो रहा है। अब अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो बंदा कहता है कि यार अगर मेरा 7% पे पैसा कंपाउंड हो रहा है या 7% मेरे को एनुअल रिटर्न मिल रहा है तो 10 साल में मेरा 70% रिटर्न बन जाएगा। तो अगर 100 रुपया मैंने इन्वेस्ट किया तो वो 100 का 170 हो जाएगा, विच इज नॉट द राइट केस। सो अगर आपका पैसा 7% पे कंपाउंड हो रहा है तो अगर आपको जैसे मैं दिखाऊंगा कि अगर किसी पर्सन ने सपोज करो 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एफडी, तो अगर आपका पैसा 7% पे कंपाउंड हो रहा है तो आपका पैसा 10 साल में ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल हो जाता है। तो अगर 7% पे किसी ने 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया फॉर 10 years, that amount will become 20 lakh and in another 10 years it will become approximately 40 lakhs and in another 10 years it will become approximately 80 lakhs. This is how compounding works. हम जब बात कर रहे हैं कि अपने रिटर्न्स को हम कैसे इनहांस करें तो नॉर्मली जैसे हम जब कहते हैं कि हम अपने रिटर्न्स को कैसे इनहांस करें तो नॉर्मली क्या होता है कि सबसे पहले हमारे जहन में हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे माइंड में आता है कि यार हम अपने पैसे को पीपीएफ करा देते हैं, हम अपने पैसे की एफडी करा देते हैं, हम अपने पैसे की एलआईसी करा देते हैं, अश्योर्ड प्लान्स ले लेते हैं। क्योंकि अगर अश्योर्ड प्लान्स लिए होंगे तो हमारे पैसे की सेफ्टी रहेगी और ओवर द पीरियड हमारा जो अमाउंट है वो हमें बढ़ के मिल जाएगा। बट लोग ये नहीं सोचते कि यार मेरे पैसे की जो कंपाउंडिंग हो रही है वो तो हो रही है, बट साथ में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वो भी तो कंपाउंड कर रही है। तो आज की डेट में जो 10 लाख रुपए की वैल्यू है और आज से 20 साल बाद जो 10 लाख रुपए की वैल्यू होगी वो वैल्यू सेम नहीं होगी। तो नॉर्मली अगर आप देखते हो कि आपके पास अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट्स आते हैं या लोग आपको प्लान समझाने आते हैं तो वो आपको कई बार ऐसे एग्जांपल्स देते हैं कि आप 10,000 रुपया महीना करना शुरू कर दो 15 साल के लिए, 20 साल बाद आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा। तो माइंड में सिर्फ ये आता है कि ये 10,000 रुपया दिया और मिलना है 20 लाख, बट वो 20 लाख मिलना भी कब है? 20 साल के बाद। तो 20 साल के बाद उसकी वैल्यू होगी कि नहीं होगी ये हमें माइंड में रहता ही नहीं है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, कैसे ओवर द पीरियड अगर आप राइट इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस चूज करते हो, ऑप्शन चूज करते हो तो आप अपने ओवरऑल रिटर्न को कैसे इनहांस कर सकते हो। सो अगर मैं सिंपल बात करूं कि अगर हम 7% पे अपने पैसे को कंपाउंड कर रहे हैं तो 7% पे अगर हम पैसे को कंपाउंड कर रहे हैं तो वो पैसा 10 साल में डबल हो रहा है। वही पैसा अगर मैं 12% पे कंपाउंड करता हूं तो वही पैसा अगले 10 साल में 3 टाइम्स हो जाता है। और आपको मैं ये दिखाऊंगा कि बहुत शॉर्टर पीरियड में कंपाउंडिंग का इंपैक्ट नहीं आता। 2 इयर्स के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे चाहे वो पैसा 7% पे लगा हुआ है, चाहे वो 12% पे लगा हुआ है या किसी भी रेट पे लगा हुआ है,
है आपके रिटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। वेयर एज जैसे जैसे कंपाउंडिंग टाइम लेती है तो वो अपना इंपैक्ट दिखाना शुरू करती है। अगर वही आप देखोगे कि 10 साल में जो पैसा 7% के ऊपर 20 लाख, 12% के ऊपर 30 लाख, 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना हो रहा था, वही पैसा 20 साल के टाइम होराइजन में 4 टाइम्स, 9 टाइम्स एंड 16 टाइम्स क्रिएट कर देगा आपकी वेल्थ। नाउ दैट इज वेयर द डिफरेंस कम, कि अगर कोई बंदा 10 लाख रुपया 7% की एफडी में लगा रहा है तो उसका जो रिटर्न है वो 10 लाख की वैल्यू आफ्टर 20 इयर्स जो है वो 40 लाख के आसपास बनेगी। और वही पैसा अगर कोई इन्वेस्टर 12% पे उसको इन्वेस्ट कर देता है तो उसका वही अमाउंट जो है वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 60 लाख के बीच हो सकता है। नाउ दैट इज द डिफरेंस व्हिच यू क्रिएट विद योर इन्वेस्टमेंट इफ यू आर चूजिंग द राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सो अब हम बात करते हैं कि यार ये 12% हमने नंबर्स तो बोल दिए, बट क्या जेन्युइनली में ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल जो 12% रिटर्न्स देते हैं? तो आपको मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने चाहते हो तो सिर्फ जो भी पर्सन है आप उसकी बातें मत सुने, कंसेप्ट के साथ साथ फैक्ट का भी पता होना आपको जरूरी है कि इन्वेस्टर या कोई एडवाइजर बात कर रहा है उसने क्या जेन्युइनली हिस्ट्री में इस तरह के रिटर्न्स ओवर द लॉन्गर पीरियड बना के दिए हैं कि नहीं दिए, और क्या ये फ्यूचर में भी इस तरह के रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। सो बिकॉज हिस्टोरिकल रिटर्न्स ये आपको अश्योर नहीं करते कि सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स आपको फ्यूचर में भी मिलेंगे। सो आपको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। आपने सभी ने सुना होगा कि काफी आजकल एडवर्टीजमेंट में, गवर्नमेंट प्रमोशंस में आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड असल में है क्या? म्यूचुअल फंड बेसिकली एक बुके ऑफ इन्वेस्टमेंट है, एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट है, जहां पे जो एक फंड मैनेजर है वो आपके पैसे आपके बिहाफ पे मैनेज करता है और उसको मल्टीपल कंपनीज और मल्टीपल एसेट क्लासेस के अंदर वो इन्वेस्ट करता है, और टाइमली बेसिस पे जब जब उसको लगता है कि उसके पोर्टफोलियो में उसको चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है तो वो एक्टिवली बेसिस पे वो चेंजेस करता रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आज आपने इन्वेस्ट किया वो 10 साल के बाद भी आपकी सेम इन्वेस्टमेंट आपकी सेम स्कीम्स के अंदर या सेम कैटेगरीज के अंदर या सेम सिक्योरिटीज के अंदर होगी। तो जो फंड मैनेजर है वो इंश्योर करता है कि यार आपके पैसे को वो आप पे बिहाफ पे इन्वेस्ट करे और आपको जेन्युइन वेल्थ क्रिएट करके दे। तो वो एक्टिवली बेसिस पे जब जब उसको लगता है कि कोई एक नई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो आपके पैसे को वहां पे इन्वेस्ट करेगा। अगर उसको लग रहा है कि यार कोई मैंने इन्वेस्टमेंट की थी हिस्ट्री में बट वो इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं जा रही या उसका फ्यूचर अच्छा नहीं जा रहा, तो वो क्या करेगा, उस इन्वेस्टमेंट को एग्जिट भी कर देगा। तो इंडिया में आज की डेट में मोर देन 40 फंड हाउसेज हैं जो कि उनकी वेरियस मोर देन 1000 और 1500 स्कीम्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस पैसे का सबसे बड़ा सेफ्टी नेट क्या है कि जो आपका पैसा है वो आप ही के नाम पे, आप ही के केवाईसी के ऊपर इन्वेस्ट होता है, और जब भी आप उस पैसे को रिडीम करने जाओगे तो आपके पैसे को कोई थर्ड पार्टी रिडीम नहीं कर सकती। आपके पैसे को सिर्फ आप ही रिडीम कर सकते हो, आप ही विड्रॉ कर सकते हो। तो ये कोई ऐसा पोंजी स्कीम नहीं है कि यार हमने पैसा लगाया किसी कंपनी में और वो कंपनी पैसा लेके भाग गई। इंडिया का जो, अगर आप म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री का अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री है वो 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है, और आज तक एक भी ऐसी स्कीम नहीं है कि जो पैसा लेके भाग गई हो। हाँ, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि यार अगर कोई कंपनी जिसने आज म्यूचुअल फंड का बिजनेस शुरू किया है वो कंपनी अपने बिजनेस से एग्जिट होना चाहती है तो वो फिर एग्जिट कैसे होगी। तो बेसिकली नॉर्मल जो तरीका यूज किया जाता है वो कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस को किसी और म्यूचुअल फंड हाउस को एक्वायर होने के लिए दे देती है। तो नई टीम आपके पैसे को मैनेज करती है और जो आपकी स्कीम है वो वैसे के वैसे ही चलती रहती है। अब जैसे मैं कह रहा था कि भाई अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट को 7% से शूट करके 12% पे रिटर्न पे आते हैं तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलता है। बट क्या जेन्युइनली जो हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, क्या म्यूचुअल फंड्स वाकई इस तरह के रिटर्न्स बना के देते हैं? सो आई विल टेक यू टू द फैक्ट चेक की हिस्ट्री में म्यूचुअल फंड्स के, इंडिया के म्यूचुअल फंड हाउसेज ने या स्कीम्स ने या कैटेगरीज ने परफॉर्म कैसा किया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक डाटा लिया है जिसके अंदर हमने इंडिया के जो वेरियस फंड हाउसेस की जो लार्ज कैप कैटेगरी की स्कीम्स हैं उन्होंने पिछले 10 ईयर्स में कितने रेट पे आपके पैसे को कंपाउंडिंग किया है। तो आप नॉर्मली देखोगे डाटा में आपको दिख रहा होगा कि जो ज्यादातर स्कीम्स हैं उनका जो सभी का रिटर्न्स आ रहा है, किसी का 11 12 13, 11 12 13, 10 11 12 13। सो एवरेज अगर हम पकड़ते हैं ये सारी स्कीम्स का तो एवरेज जो रिटर्न है वो मोटा मोटा 12% रिटर्न दिया है इंडिया की लार्ज कैप कैटेगरी में। और इसमें आप देखोगे कि इंडिया के जो सारे फंड हाउसेज हैं उनके नाम शामिल हैं।
तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई बुरे फंड को आउट कर दिया है और सिर्फ अच्छे फंड को दिखाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हमारा पर्पस यही है कि अगर हम जेन्युइन फैक्ट्स के ऊपर जाएंगे, ओनली देन वी विल बी एबल टू रीच टू द राइट डिसीजन मेकिंग। अब इसी के अंदर आप देख रहे होंगे कि कुछ स्कीम्स के ना आपको 10 इयर्स में रिटर्न नहीं दिख रहे होंगे। तो जो स्कीम्स के आपको 10 इयर्स में रिटर्न नहीं दिख रहे, उसका रीजन यही है कि वो स्कीम्स को अभी 10 इयर्स हुए ही नहीं है। तो जैसे आप एक स्कीम स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वो 2021 में आई थी, तो उसका 10 इयर्स का चार्ट, ग्राफ या डाटा बना ही नहीं है। तो जो भी स्कीम्स इंडिया की म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जिनके 10 इयर्स या 10 इयर्स अबव हो गए हैं, उनका आप देख रहे हो ज्यादातर जो लार्ज कैप कैटेगरी का रिटर्न है वो 10 से 12-13% की रेंज में आ रहा है। और इन केस यहाँ पे मैं आपको कोई फंड रेकमेंड नहीं कर रहा कि ये वाला फंड अच्छा है या ये वाला फंड बुरा है, ये सिर्फ आपको मैं फैक्ट चेक और R&D और रिसर्च के बेसिस पे आपको मैं ये डाटा दिखा रहा हूं। सो इस डाटा के बेसिस पे आप ये मत कंक्लूड करना कि कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा फंड बुरा है और मेरे को किस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ये जो सेशन है ये सिर्फ एक आपके लिए राइट इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए ये सेशन को मैंने डिवाइस किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि अब लार्ज कैप कैटेगरी है, जो इंडिया में बेसिकली जो टॉप 100 कंपनीज हैं उनको हम लार्ज कैप बोलते हैं एज पर सेबी गाइडलाइंस। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है मिड कैप की। मिड कैप कैटेगरी वो है कि जिसमें इंडिया की 101 नंबर से लेके 250 नंबर की जो कंपनीज हैं उनको हम मिड कैप बोलते हैं। सो बेसिकली ये तीन कैटेगरीज क्या हैं कि जो लार्ज कैप कैटेगरी है उसको कंपैरेटिवली सेफर माना जाता है। उसमें आप देखोगे कि बेसिकली सारी वो बड़े नाम हैं जो कई डेकेड से बिजनेसेस कर रहे हैं। रिलायंस हो गया, टाटा मोटर हो गया, HDFC बैंक हो गया, ITC हो गया, HDFC बैंक हो गया, जो सारे बड़े नाम आपने ऑलमोस्ट सुने होंगे। एशियन पेंट्स हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, ऑल दीज आर द लार्ज कैप कंपनीज, बिग कंपनीज। तो जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें लंबे टाइम के अंदर हम देखते हैं कि रिस्क कम होता है, उनमें कंपनीज के बंद होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। So, जो मिड कैप कंपनी है वो मिड साइज कंपनी है, तो उनमें स्कोप भी होता है कि वो आने वाले टाइम में अगर अच्छा करेंगी तो मिड कैप से लार्ज कैप में चली जाएंगी, उनकी वैल्यूएशन ज्यादा हाई हो जाएगी, और इन केस अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो वो नीचे की तरफ चली जाएंगी। वेयर एज जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनके अंदर रिस्क सबसे ज्यादा होता है। रीजन क्या है कि जो स्मॉल कैप कंपनी है दे आर जनरली कीप ऑन गोइंग थ्रू द वेरियस चैलेंजेस एंड ट्रांजिशंस, और कई बार ज्यादातर बिजनेसेस उसमें फैमिली ओन्ड बिजनेसेस भी होते हैं। बट अगर वो राइट प्रोसेसेस बिल्डअप करती हैं, राइट बिजनेसेस करते हैं, तो उनके पास सबसे ज्यादा स्कोप होता है अपने बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जाने का, एंड वाइस वर्सा एज वेल। सो बेसिकली ये कैटेगरीज कैसे डिफाइन की गई हैं कि जो लार्ज कैप कैटेगरी है उसमें आपको सबसे कम रिस्क दिखेगा, मिड कैप में और ज्यादा दिखेगा, और स्मॉल कैप में और ज्यादा दिखेगा। सो सेम अगर मार्केट ऊपर जाने की दिशा में है, अगर मार्केट बुलिश है, तो आप देखोगे कि जो लार्ज कैप है वो कम ऊपर जाएंगे, मिड और स्मॉल ज्यादा ऊपर चले जाएंगे। एंड सेम जब मार्केट नीचे गिर रही होती है, जब रिसेशनरी मूवमेंट चल रही होती है, करेक्शन चल रही होती है, तो मिड और स्मॉल कैप में जो गिरावट है वो भी थोड़ी ज्यादा आती है। बट अगर आपको मैं सिंपल इसी तरह से सिर्फ कैटेगरीज की बात करूं तो आप देखोगे कि लार्ज कैप कैटेगरी से लेके मिड एंड स्मॉल कैटेगरी तक आप हिस्टोरिकली 10 इयर्स में म्यूचुअल फंड्स ने 12% के बीच का रिटर्न दिया हुआ है। अब आपको बेटर रिसर्च करके और या अपने किसी अच्छे एडवाइजर से सलाह लेके अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन, हर डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए आपको पोर्टफोलियो डिसाइड करना चाहिए कि कितना % पोर्टफोलियो आपका लार्ज कैप में हो, कितना मिड में हो, कितना स्मॉल कैप में हो, सो दैट कि आपके पोर्टफोलियो का जो रिस्क है, यहाँ पे मैं हमेशा कंसीडर करता हूँ एज एन वॉलेटिलिटी, कि भाई आपका पोर्टफोलियो कितना प्लस या कितना माइनस जा सकता है किसी एक गिवन पीरियड में। सो मार्केट में ये तो आपको मैंने दिखा दिया कि 12% रिटर्न आ रहा है, बट सिर्फ 17% रिटर्न देख के ऐसा भी होना चाहिए कि आप सारा का सारा पोर्टफोलियो उठा के स्मॉल कैप में ले जाओ। हाँ, अगर आप स्टार्टिंग में एक फ्रेश इन्वेस्टर हो, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, तो आपको स्लोली एंड स्टडीली आपको अपने रिस्क प्रोफाइल को इनहांस करना चाहिए। सो यू शुड बी स्टार्टिंग विद फ्रॉम सम डेट hybrid or large cap, flexi cap equity funds, and slowly and steadily as and when you start learning about the market, start understanding the risks, so accordingly you can enhance the risk of your portfolio. So अब मैं बात कर रहा हूं कि हमने ये तो बोल दिया कि सिर्फ 12 से 7 है, बट आप देखोगे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि पिछले 1 साल में कोई रिटर्न आया नहीं हुआ, ऑलमोस्ट नील रिटर्न है पिछले 1 साल में। और कई साल ऐसे भी आते हैं कि आपका 1 साल में जो रिटर्न है वो -20, -30 या -40% भी हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड्स में आपको कौन से इन्वेस्टमेंट को आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके लॉन्ग टर्म और एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म गोल्स हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बच्चों की मैरिजेस करनी है, आपने अपने बच्चों की हायर एजुकेशन करनी है, खुद की रिटायरमेंट करनी है, जिसके लिए आपको पता है कि आपके पास 10, 15, 20, 25, 30 साल का पीरियड है। तो अगर आपके पास लंबा पीरियड है तो आपका पैसा ज्यादा ग्रो भी करेगा और साथ में आपका जो शॉर्ट टर्म में जो मार्केट के अंदर करेक्शंस आती हैं उससे आपका जो रिस्क है पोर्टफोलियो का वो भी कम हो जाएगा। सो नॉर्मली एक मिथ है लोगों में, वो कहते हैं कि यार जो शॉर्ट टर्म वाला पैसा है वो तो मैं लगा देता हूँ म्यूचुअल फंड मार्केट्स में या इक्विटी मार्केट्स में, मार्केट बढ़ेगी, प्रॉफिट बुक करूंगा और स्पेंड कर लूंगा। और जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है, 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर्स डाउन द लाइन वाले जो गोल्स होते हैं, उसके लिए लोग सेफर प्रोडक्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल LIC हो गया, PPF हो गया, बैंक FDs हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, पोस्ट ऑफिस हो गया। सो हम कई बार अपने एसेट एलोकेशन को अपने गोल के साथ अलाइन नहीं करते, एंड दैट इज द बिगेस्ट आयरनी, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आप ओवर द लॉन्गर पीरियड आप वेल्थ को क्रिएट ही नहीं कर पाते। सो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स के बेसिस पे अपने एसेट क्लासेस और इन्वेस्टमेंट को डिफाइन करना शुरू करेंगे तो आप अपने रिटर्न्स को भी बेटर कर सकते हैं, अपनी वेल्थ को भी बेटर कर सकते हैं, और ओवर द शॉर्टर पीरियड जो पोर्टफोलियो के अंदर हिकअप्स आती हैं ड्यू टू डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, आप उससे भी बच पाओगे। अब उसके बाद मैं ये आपको बताऊंगा कि अगर मैंने आपको इस डाटा में दिखाया है कि यार जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो 12% का रिटर्न दे रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हर साल आपके पैसे को 12% से कंपाउंड करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा एक इंडियन हिस्ट्री का एक आपको मैं चार्ट दिखाना चाहूंगा। तो आपको यहाँ पे एक डाटा दिख रहा है, ये सेंसेक्स का डाटा है फ्रॉम 1991 से अराउंड 2023 का। अब इसमें आप देखोगे कि जो मार्केट है ओवर द लॉन्गर पीरियड ऊपर ही गई है, बट मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाती। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि इस पिछले 30-35 साल के टाइम होराइजन में कई वॉर्स आई, कई सरकारें चेंज हुई, कई रिसेशंस आई, सो कई तरह के चैलेंजेस आए, कई तरह के रिफॉर्म्स भी आए। तो बट ओवरऑल करते 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 जो मार्केट्स हैं वो ऊपर की तरफ चली गई। सो उसका रीजन क्या है, आपको थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा कि जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको क्या देखना चाहिए। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ कि जब 2020 में कोविड का क्राइसिस आया था, उस टाइम पे मार्केट्स के अंदर 40% का फॉल आया था। तो 40% के फॉल का मतलब क्या है कि अगर किसी ने उस टाइम से पहले, कोविड से पहले 10 लाख रुपया मार्केट के अंदर लगाया था, उस 10 लाख रुपए की वैल्यू कम होके 6 लाख रुपया रह गई थी कोविड के दौरान। अब जिस बंदे ने उस टाइम पे डर के कि यार मार्केट का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसे निकाल लिए, लॉस बुक कर लिया, उस बंदे का लॉस हो गया। दूसरा, किसी बंदे को उस टाइम पे पैसे की इमरजेंसी थी, तो उसने अपने एसेट एलोकेशन को सही नहीं किया हो, तो उसको पैसे की रिक्वायरमेंट थी और उसने लगाया कहां पे हुआ था, मार्केट्स में। अगर पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई तो पैसा तो निकालना ही पड़ेगा, तो उसने पैसा निकाल लिया तो उसका लॉस बुक हो गया। बट जिस पर्सन ने उस टाइम पे डर के या जरूरतों की वजह से पैसा नहीं निकाला और वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहा, वही जो अमाउंट उसके 10 लाख की वैल्यू उस टाइम पे थी, वो आज की डेट में 25-30 लाख रुपए की वैल्यू उसकी इजीली बन चुकी है। और दूसरा, एक जेन्युइन इन्वेस्टर, एक लर्नर इन्वेस्टर, जब हमेशा कहते हैं कि जब मार्केट गिरती है तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट गिरी नहीं है बल्कि मार्केट सस्ती हो गई है। नॉर्मली आप सुनते होंगे ना, जब भी हम अपने पेरेंट्स से या फैमिली से या वाइफ से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार गोल्ड लेना है तो चेक करो गोल्ड सस्ता है कि महंगा है। आज तक हम कभी भी ये बात नहीं कर रहे कि गोल्ड का रेट गिर गया। जब भी हमारे फैमिली मेंबर्स हमसे पूछते हैं कि यार गोल्ड सस्ता है, गोल्ड सस्ता है, क्या मतलब क्या होता है, उस टाइम पे गोल्ड का रेट प्रीवियस रेट से नीचे आया हुआ है, तो उनको पता है कि यार ओवर द पीरियड गोल्ड का रेट ऊपर जाएगा, तो जब गोल्ड सस्ता हुआ है तो गोल्ड बना के घर पे रख लेते हैं। सेम अगर आप मार्केट्स को देखना शुरू करो तो अगर मार्केट गिरी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरी है, इसका जेन्युइन मतलब ये है कि मार्केट सस्ती हो गई है, शेयर प्राइसेस नीचे आ गए हैं। तो सेम इन्वेस्टमेंट में आप ज्यादा शेयर्स बाय कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के यूनिट्स का प्राइस कम हो गया है तो सेम प्राइस पे आप ज्यादा यूनिट्स को बाय कर सकते हो। तो इसी से एग्जांपल देता हूं कि जब मार्केट 40% गिरी थी कोविड में, तो जब बंदे का पैसा 10 लाख का 6 लाख रुपया रह गया था, उस टाइम पे अगर किसी ने 10 लाख रुपया और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया तो जो उसके पुराने 10 लाख थे वो तो 25-30 लाख हो ही गए, जो नए 10 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया था वो आज के डेट में 40 से 50 लाख हो गए। तो अगर आपको अपने पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग ओवर द पीरियड और इंक्रीज करनी है तो जब भी मार्केट गिरे तो आपने घबराना नहीं है,
आपने बल्कि खुश होना है कि यार ये मेरे पास एक मौका मिला हुआ है, यहाँ पे थोड़े पैसे और इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर पोर्टफोलियो की जो CAGR है, ग्रोथ है, कंपाउंडिंग है, उसको मैं और इंक्रीज कर पाऊं। सो हमेशा जब भी आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो आपको ये चीजों को माइंड में रखना है कि यार मार्केट हमेशा स्टेबल रिटर्न नहीं देगी, बट ओवर द पीरियड मार्केट अच्छा रिटर्न देती है। और आपको मैंने दिखाया कि इंडिया की मार्केट ने हिस्ट्री में 12% का रिटर्न दिया है, और क्या फ्यूचर में भी ये 12% का रिटर्न दे सकती है, तो उसका भी मैं थोड़ा सा आपको सोल्यूशन देना चाहूंगा। अगर आप देखोगे इंडिया की जो GDP ग्रोथ है वो पिछले 10 साल में 6 से 7% के बीच में रही थी, और 6-7% की इंडिया की इन्फ्लेशन थी। तो इंडिया की अगर नॉमिनल GDP ग्रोथ की बात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो पिछले 10 साल में 12% से कंपाउंड हुई थी। तो अगर इकोनॉमी कंपाउंड हो रही है उस रेट पे, तो उसी रेट पे कंपनीज भी ग्रो कर रही हैं, क्योंकि कंपनीज जो हैं इंडिया की बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट है, वही तो डिफाइन कर रहे हैं कि इंडिया इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसी तरह का रिटर्न जो है वो मार्केट ने दे दिया। अच्छा, सेम अगर हम फ्यूचर की बात करें, क्या फ्यूचर के अंदर भी इंडिया की इकोनॉमी इस तरह से ग्रो कर सकती है? तो अगर आपने काफी रिसर्च रिपोर्ट्स देखी होंगी, तो इट इज बीइंग एक्सपेक्टेड कि अगले 10-15 साल भी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 6-7% से ग्रो कर सकती है, और जो इंडिया की इन्फ्लेशन है वो 5 से 6% के बीच में रह सकती है। तो ओवरऑल अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो फ्यूचर में भी एक्सपेक्टेड है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है अगले 10-15 साल 12% से इजीली ग्रो कर सकती है। और वही ग्रोथ अगर वो मार्केट के अंदर आनी शुरू हो जाएगी तो हमारी जो ओवरऑल जो मार्केट्स हैं वो भी 12% की ग्रोथ दे सकती हैं। तो इसी के साथ ये भी है कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट्स को स्टडी करके, मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करके, ऑप्शन की कैटेगरीज को स्टडी करके, फंड मैनेजर के स्टाइल को स्टडी करके, या रिस्क प्रोफाइल को स्टडी करके अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आप अपने ओवरऑल पैसे की जो CAGR है या ग्रोथ है उसको इनहांस भी कर सकते हैं, और आपको वेल्थ क्रिएट करने में और बेनिफिट मिलेगा। तो अब आपने ये तो देख लिया कि भाई जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको ओवर द पीरियड 12% का रिटर्न इजीली बना के दे देते हैं। अब वापिस आते हैं जहां से हमने बात शुरू की थी कि जो हमने वेल्थ क्रिएशन करनी है वो वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी। अगर आपको मैं दिखा रहा हूं कि जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं। अगर किसी ने 10 लाख रुपए आज की डेट में एक अश्योर्ड प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिए जहां पे उसको 6 से 7% का ही रिटर्न मिलेगा 30 साल तक भी, तो उसका जो 10 लाख रुपए की वैल्यू है वो मोटा मोटा 80 लाख के आसपास हो जाएगी। वेयर एज अगर उसी पैसे को आप 12% पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप रिटायर होंगे 3 से 6 करोड़ के बीच में। अब आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर हम अपनी हिस्ट्री में जाएं, अपने पेरेंट्स को जाएं, तो हमने देखा है कि ज्यादातर जो हमारे पेरेंट्स थे, सोसाइटी थी, वो ज्यादातर पहले इन्हीं तरह के प्रोडक्ट्स में पैसे को इन्वेस्ट करते थे। अब अगर उन्होंने इतने साल ये पैसे को इन्वेस्ट करके आज रिटायर हो रहे हैं, एक बंदा 76 लाख रुपया लेके रिटायर हो रहा है और एक बंदा 3-4 करोड़ रुपया लेके रिटायर हो गया, अब उनकी लाइफ कैसे होगी? जो बंदा 76 लाख रुपया लेके आया वो बिल्कुल ही नीचे है, वो बेचारा क्या ही तो करेगा। वो 25-30-40 लाख का एक फ्लैट लेगा, 3-4-5 लाख की गाड़ी लेगा, बाकी 30-40 लाख को वो FD करा देगा जहां पे उसको 15-20 हजार रुपए का इंटरेस्ट आ रहा होगा हर महीने। वही जो पर्सन 4 करोड़ रुपया लेके रिटायर हुआ होगा वो 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ का फ्लैट लेगा, 10 लाख से 20 लाख की गाड़ी लेगा, और बाकी के 2 करोड़ रुपए को वो वापस म्यूचुअल फंड में डालेगा, जहां से वो बड़े आराम से 1 लाख रुपए महीने तक का जो है वो अर्निंग भी ले पाएगा अपनी पेंशन रिसोर्स करने के लिए, और उसके पास पैसा भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को मैं कहता हूं कि कई बार बंदा ये सोचता है कि यार अगर मेरे पास 10 लाख है ही नहीं तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूं। तो दूसरा सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा हथियार है असल में दुनिया में पैसे बचाने का, वो कहते हैं बूंद बूंद करके ही कुएं भरते हैं, बूंद बूंद से ही सागर बनते हैं। हम कई बार क्या सोचते हैं कि यार इकट्ठा पैसा कभी आएगा तो इन्वेस्ट करेंगे, इकट्ठा कभी होता नहीं है और इन्वेस्ट करते नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा वे है पैसे को इन्वेस्ट करने का, दैट इज SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको पता है कि आपकी कितनी इनकम है, उसमें से सपोज करो जो मेन रूल होता है कि यार हमने 20% के आसपास की सेविंग करनी है, तो आप उसके हिसाब से अपनी मंथली सेविंग शुरू कर दीजिए। और अगर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है उसको SIP मोड से आप इन्वेस्ट कर दीजिए। तो सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने सोचा कि यार आज की डेट में आपका 10,000 रुपया पर मंथ आपका बच रहा है, आपने 10,000 रुपया मंथली जो है आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। नॉर्मली अगर आप जो शॉर्ट प्रोडक्ट करते हो उनमें भी ऐसे ही करते हो कि यार 10,000 की FD करा ली, या PPF में कंटिन्यूस पैसे डालते गए हर महीने या हर साल, सेम LIC में हर साल प्रीमियम देते गए, तो बात ऑलमोस्ट सेम ही है।
तो अगर आपका पैसा, मैं बात कर रहा हूं 10,000 रुपए की, कोई बंदा SIP कर रहा है और वो अगर 7% के ऊपर अपने पैसे को कंपाउंड कर रहा है, तो उसकी 10,000 रुपए की जो SIP है वो 1,20,00,000 के आसपास आपकी अमाउंट जो है वो बन जाएगी। वही पैसा अगर आप 12% पे कंपाउंड करते हो तो वही पैसा जो है आपका 3.5 करोड़ से लेके 7 करोड़ के बीच में इजीली बन जाएगा। So this is is the power of choosing the right investment avenue for your long term investment goals. So LIC, FD, PPF जो भी assured investment avenues हैं, ये आपको एक अश्योरिटी तो देते हैं कि आपका इतना रिटर्न बन जाएगा, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। बट सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि आपको ये पता है कि इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, अपर कैप आपकी फिक्स कर दी गई है। वेयर एज अगर आप इंडियन इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो काफी डायनामिक है, काफी ग्रोइंग है, और टाइमली बेसिस पे आप आपका फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे आपका पोर्टफोलियो भी चेंज कर रहा है, तो ओवर द पीरियड वो आपको बड़ा अच्छा रिटर्न बना के दे देगा और आपका जो वेल्थ है वो जेन्युइन वेल्थ जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज मैं हमेशा ये बोलता हूं कि लोग ये सोचते ही नहीं है कि ये राइट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू जरूरी है। वो सिर्फ ये सोचने कि अगर मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पैसे जो है वो जुड़ जाएंगे, और ये नहीं सोचते कि अगर आज की डेट में अगर हम थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहे हैं और वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर रहे तो आने वाले टाइम में हम और गरीब हो जाएंगे, क्योंकि जो जरूरतें हैं हमारी वो तो इन्फ्लेशन रेट से बढ़ ही रही हैं, बट जो हमारी ख्वाहिशें हैं वो इन्फ्लेशन रेट से भी ज्यादा रेट पे बढ़ रही हैं। सो अगर आपने अपने जरूरतों को और ख्वाहिशों को दोनों को अगर आप मद्देनजर रखते हुए आप देखोगे तो आपकी जो इन्फ्लेशन है वो असल में ज्यादा निकल के आएगी। सो इसीलिए कहते हैं कि आप अपने पैसे को वहां पे लगाना शुरू करो, चाहे SIP के फॉर्मेट में लगाओ, चाहे लमसम के फॉर्मेट में लगाओ, चाहे दोनों को मिक्स करके लगाओ। SIP शुरू कर दी है, SIP स्टार्ट हो गई, फ्यूचर में कोई बोनस आया कंपनी की तरफ से, कोई शुगन मिला पेरेंट्स की तरफ से, उस पैसे को लमसम फॉर्मेट में आप इन्वेस्ट कर दीजिए। अगले साल आपकी सैलरीज इंक्रीज होती हैं, आपके बिजनेस इनकम इंक्रीज होती हैं, तो आप अपनी SIP की अमाउंट थोड़ी सी इंक्रीज करते रहें और कंसिस्टेंसी बना के रखें। मैं अब कंसिस्टेंसी पे क्यों आ रहा हूं? सो अब आपको मैंने ये पॉइंट तो बड़ा अच्छा बता दिया कि भाई म्यूचुअल फंड्स जो है वो अच्छा पैसा बना के देते हैं, बट म्यूचुअल फंड्स का जो सबसे बड़ा फायदा है वो एक सबसे बड़ा नुकसान भी है कि म्यूचुअल फंड्स में कोई भी लॉक इन पीरियड है ही नहीं। आप कभी भी पैसा डाल सकते हो और फ्यूचर में कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, पार्शियली भी और फुल अमाउंट भी। अब होता क्या है कि कोई पर्सन इन्वेस्ट करना शुरू करता है SIP के माध्यम से या लमसम के माध्यम से, तो 3, 4, 5 साल तक वो पैसे को इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करते करते वो पैसे का कुछ कॉर्पस बिल्डअप कर लेता है। फिर उसकी ख्वाहिशें जागती हैं या जरूरतें जागती हैं कि मेरे को कार लेनी है, कार अपग्रेड करनी है, मेरे को फॉरेन ट्रैवल पे जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, या जैसे ही कोई रिक्वायरमेंट आती है वो क्या करते हैं, वो सारे म्यूचुअल फंड को विड्रॉ कर लेते हैं और सोचते हैं कि यार मैं अपनी SIP को कंटिन्यू करता रहूंगा, अगर पुराने वाला ये 5-7 लाख का 10 लाख का जो छोटा कॉर्पस बना है अगर मैंने उसको विड्रॉ भी कर लिया तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा वो भी दिखाना चाहूंगा, जैसे कि मैंने बताया था कि छोटे टाइम में आपकी कंपाउंडिंग मैटर नहीं करती कि वो 7 पे हो रही है, 12 पे हो रही है। जैसे सपोज करो किसी पर्सन ने 10,000 रुपए की SIP शुरू की, 5 साल तक चलाई, तो 5 साल तक आप देखोगे जो उसकी अमाउंट बन रही है वो 7-8-9 लाख ही बन रही है, तो ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं आ रहा। अब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आई, आपने पैसा विड्रॉ कर लिया, आपने सोच के लगाया हुआ था कि ये मेरा पैसा 30 साल का है, अब आपकी एज में तो 5 साल जुड़ गए हैं, तो आपका जो फ्यूचर रिटायरमेंट गोल है वो तो उसी एज पे आने वाला है। तो अब आपकी जो दोबारा आप 0 से शुरू कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट का जो अब होराइजन होगा वो 30 साल नहीं, वो 25 साल होगा। तो हम कई बार सोचते हैं कि क्या ही फर्क पड़ जाएगा इससे, तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा कि अब आप इन्वेस्टमेंट 30 ईयर्स के लिए नहीं, अब आप इन्वेस्टमेंट को 25 ईयर्स के लिए कर रहे हो। तो अब की डेट में आपका पैसा सेम कर रहा है, 12% से कंपाउंड कर रहा है, बट अब आपका पैसा जो पहले बनने वाली अमाउंट थी 12% पे, जो आपका पैसा 3.5 करोड़ रुपए का बनना था, अब वो 2 करोड़ से भी कम बनेगा। सिर्फ क्यों? क्योंकि आपने जब 5 साल के बाद आपके कॉर्पस की वैल्यू 8 लाख रुपया हुई थी, वो 8 लाख आपने विड्रॉ कर लिए थे, और यही 8 लाख रुपया अगर आप वो अगले 25 साल के लिए कंटिन्यू करते तो इसी ने आपका 1.5 करोड़ से ऊपर पैसा बना के देना था, जो कि अब नहीं बन पा रहा। कंपाउंड होके 7 करोड़ बनना था पहले, अब वो सिर्फ 3.25 करोड़ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने 5 साल SIP चलाने के बाद जो उसके अंदर 9 लाख रुपए का कॉर्पस बना हुआ था उसको आपने विड्रॉ करके कहीं और यूज कर लिया।
सो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मैं हमेशा ये बात करता हूं कि कंपाउंडिंग जो है वो टाइम के साथ आती है। कंपाउंडिंग से प्ले मत करो। ऐसा नहीं है कि आज पैसा डाल दिया, कुछ टाइम के बाद निकाल लिया, फिर डाल दिया, फिर निकाल दिया। तो वो कहते हैं कि कुएं में ऊपर से हम कई बार एग्जांपल देते हैं ना कि मटके में हम ऊपर से पानी डालते रहें और नीचे से टूटी निकाल के पानी निकालते रहें तो वो मटका कभी भरेगा ही नहीं। और यहाँ पे जो पुरानी डाली हुई बूंदे हैं, जो स्टार्टिंग में की हुई इन्वेस्टमेंट है, उसकी वैल्यू ज्यादा है क्योंकि उसको ज्यादा टाइम मिल रहा है ग्रो होने के लिए। वो पुरानी जो आपकी पानी की डाली हुई बूंदे हैं वो बैठी बैठी ग्रो कर रही हैं। बट अगर आपने वो निकाल ली और नई बूंदे डालनी शुरू करी तो फ्यूचर में वो नई बूंदे उस रेट पे ग्रो नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनको टाइम कम मिलने वाला है। तो मैं आपको सिर्फ यही एग्जांपल दूंगा और आपको समझाना चाहूंगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से आज ही मैनेज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक बार जो टाइम हाथ से निकल गया वो टाइम दोबारा वापस नहीं आता। अब इंडिया की इकोनॉमी तो हमें लग रहा है कि अगले 10 साल में 12-13% से ग्रो करती रहेगी, बट आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी वो ग्रो करते रहें। तो इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। बेसिकली आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो नंबर 1 आप डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट ना करके आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्ट कीजिए। और म्यूचुअल फंड के अंदर भी आज की डेट में मल्टीपल कैटेगरीज हैं, मल्टीपल फंड हाउसेज हैं और मल्टीपल स्कीम्स हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब कोई इन्वेस्टर अपने बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू करता है तो वो सिर्फ हिस्टोरिकल रिटर्न देख के कि पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में किस फंड ने अच्छा रिटर्न दिया था, उस रिटर्न को देख के वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देता है, विच इज नॉट द राइट अप्रोच। सो आई वुड डेफिनेटली एंड हाईली रेकमेंड यू टू फाइंड अ सुटेबल फाइनेंशियल एडवाइजर जो आपके करंट स्टेटस को अंडरस्टैंड कर पाए, आपके रिस्क प्रोफाइल को अंडरस्टैंड कर पाए, आपके टाइम होराइजन को अंडरस्टैंड कर पाए, आपके वेरियस गोल्स को अंडरस्टैंड कर पाए और उन वेरियस गोल्स के बेसिस पे आपका एक पोर्टफोलियो बिल्डअप करके दे और टाइमली उस पोर्टफोलियो को डिपेंडिंग अपॉन मैक्रो सिनेरियोज और आपके गोल की रिक्वायरमेंट चेंज होने के साथ वो पोर्टफोलियो को चेंज करता रहे। इससे क्या होगा कि अगर आप इकोनॉमी 12% का रिटर्न बनाकर दे रही है तो अगर आप अपनी अप्रोच को सही रखते हैं तो शायद हो सकता है कि आपका रिटर्न यहां से 2-3-4% एक्स्ट्रा कंपाउंड हो जाए। तो बट अगेन आप अपने पैसे के साथ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आज की डेट में पैसा कमाना मुश्किल है और जरूरतें और ख्वाहिशें इतनी है कि पैसा बचाना और मुश्किल है। तो अगर आप कुछ पैसा बचा रहे हो तो उस पैसे को उस तरह से राइट वे में इन्वेस्ट कीजिए ताकि पैसे के साथ गैम्बलिंग ना हो रही हो, जेन्युइनली इन्वेस्टमेंट हो रही हो। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.